सारे एनडी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं, कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब जो आज की क्लास हमारी रहने वाली है इसके अंदर हम और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आज हमारे पास दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस और केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ऑल्दो ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं कंपेरिजन टू द केमिस्ट्री। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें दो वर्ड्स हैं, नंबर वर्ड इज थर्मो एंड सेकंड इज डायनेमिक्स। यहाँ पे थर्मो का मतलब हीट होता है और डायनेमिक्स से हम स्टडी समझ सकते हैं। तो एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम हीट से रिलेटेड फिनोमिनास की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है, सिस्टम्स क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शंस गो थ्रू होती हैं और हीट जो है वो रिएक्शंस में किस तरीके से इन्वॉल्व होती है। इन सारे प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, thermodynamic system is a specific portion of matter with a definite boundary on which our attention is focused। अब सिस्टम क्या होता है, एक डेफिनेट पोर्शन या फिर एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर हमको रिएक्शन करवानी है। मतलब लेट्स सपोज कि हमने जो है वो एक एरिया सिलेक्ट कर लिया है, सपोज कि हमने ये एक एरिया ए सिलेक्ट किया है, ये एरिया ए है, इसके अंदर हमको कोई रिएक्शन करवानी है। सपोज कि हमें सोल्ट बनाना है, किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करवानी है। ए को एसिड एंड बी को बेस मानेंगे और यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो सोल्ट होगा। तो ये जो एरिया हमने कंसिडर किया है, ये जो एरिया ए हमने कंसिडर किया है, इसी एरिया ए को हम बोलते हैं सिस्टम। सो सिस्टम इज नथिंग बट अ फिक्स्ड एरिया, एक ऐसा फिक्स्ड एरिया जिसके अंदर की हमको रिएक्शंस करवानी है, उस स्पेसिफिक एरिया को हम बोलते हैं सिस्टम। अब इस सिस्टम की कुछ स्पेशल बाउंड्रीज होती हैं, इस सिस्टम की जो है कुछ स्पेशल बाउंड्रीज होती हैं। इन बाउंड्रीज के बाहर जो है वो रिएक्शन कभी भी गो थ्रू नहीं होती। तो यही होता है सिस्टम। सिस्टम इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर विद अ डेफिनेट बाउंड्री ऑन व्हिच आवर अटेंशन इज फोकस्ड। तो जिसकी जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी होती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और डिफॉर्मेबल भी हो सकती है। यहाँ पे दो टाइप्स की होती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और डिफॉर्मेबल भी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट सिस्टम इज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स के, तीन टाइप्स के सिस्टम हमारे पास होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना ही मास का ट्रांसफर होता है। अब सिस्टम्स को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि या तो एनर्जी को वो ट्रांसफर करेगा या फिर वो मास को जो है वो ट्रांसफर करेगा। बट आइसोलेटेड सिस्टम ना तो एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना ही मास को जो है वो ट्रांसफर करता है। तो इसको बोलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम, कि ना तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना ही उसमें मास ट्रांसफर हो रहा है। अब क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, एनर्जी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो टेक प्लेस होता है बट ट्रांसफर ऑफ मास जो है वो टेक प्लेस नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेफ्रिजरेटर है, कंप्रेशन ऑफ द गैस इन द पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर। ओपन सिस्टम होता है जिसके अंदर बोथ, ओपन सिस्टम के अंदर दोनों एनर्जी एंड मास दोनों चीजें जो है वो ट्रांसफर होती है। तो ये तीन तरीके के सिस्टम हमारे पास होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हमारे लिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है प्रोसेस, कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 4 प्रोसेस होती है, बेसिकली जो है वो 4 प्रोसेस होती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक जहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होती, मतलब चेंज इन हीट जो है वो जीरो होता है, ना तो हीट इनटेक की जाती है ना ही हीट बाहर जाती है, ना हीट अंदर आएगी ना ही हीट जो है वो बाहर जाएगी, मतलब चेंज इन हीट जीरो होगा, उसको हम बोल देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस।
बारीक में क्या होता है, बाहर से हम प्रेशर समझते हैं तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जो है वो जीरो होता है, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा और बाकी सारी चीजें चेंज होती रहेंगी। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये कन्वेंशन आप लोग याद रखेंगे कि कौन सी प्रोसेस के अंदर क्या चीज चेंज नहीं होती। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पोर्शन में कि कौन से प्रोसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी। यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आइडियाबैटिक के अंदर हीट कांस्टेंट रहेगी, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा और आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास होता है द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के जो है वो 3 लॉज होते हैं और उन 3 लॉज के बारे में जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखो लॉज क्या बताते हैं, देयर आर सम फंडामेंटल लॉज। यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स है उसके कुछ फंडामेंटल लॉज होते हैं। अब वो लॉ हमें क्या बताएंगे, किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, सराउंडिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है सिस्टम के ऊपर, उसी के साथ जो प्रोसेस हो रही है सिस्टम के अंदर, जो रिएक्शन सिस्टम में हो रही है, उन रिएक्शंस का किस तरीके से असर पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, इन सारी चीजों के बारे में हमें जो है वो थर्मोडायनामिक्स के लॉज बताते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है, सबसे पहले तो कितने लॉज हैं, तो बेसिकली 4 लॉज होते हैं हमारे पास। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन लॉज के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे जो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज 0th लॉ। अब इसको 0th लॉ क्यों बोला गया, क्योंकि इस लॉ को फर्स्ट लॉ के आने के बाद में जो है वो डिस्कवर किया गया था या फिर एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में डिस्कशंस हुए थे, उसके बाद कहीं जाके इस लॉ को पब्लिश किया गया जो कि उन सारे लॉ से पहले वर्क कर रहा था। तो उस वजह से इसका जो नाम है वो 0th लॉ रख दिया गया। अब इस लॉ के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट इफ 2 bodies are individually in equilibrium with a separate third body, then the first 2 bodies are also in the thermal equilibrium. अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये बॉडी ए है, यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है ए, यहाँ पे हमारे पास एक और बॉडी है बी, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों बॉडी किसी सी बॉडी में के कॉन्टेक्ट में एक दूसरे में जो है, जैसे ए और सी के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी और सी के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो 0th लॉ ये बोलता है कि अगर बी सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है और ए सी के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो ए और बी के बीच में भी जो है वो इक्विलिब्रियम होगा। बस इतनी सिंपल सी बात है कि अगर कोई 2 बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, अगर कोई 2 बॉडीज किसी सेपरेट थर्ड बॉडी में के साथ, किसी सेपरेट थर्ड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये बात श्योर है कि वो जो है उस फर्स्ट वाली दोनों बॉडीज भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगी। यही होता है 0th लॉ। जैसे हम एग्जांपल के लिए नॉर्मली अगर हम समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ए बॉडी हमारे पास है, ये बी बॉडी है और ये सी बॉडी है। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली ए और बी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यही होता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर जो है वो हो गया होगा। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, या फिर वो दोनों किसी थर्ड बॉडी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों भी एग्जैक्टली मतलब ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट होगी। यही चीज बोलता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर कि फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor be destroyed but it can be changed from one form to another form. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ना तो एनर्जी गेन हुई ना ही एनर्जी लॉस हुई। जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एनर्जी आप लोगों के पास एंडिंग में भी रहेगी। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो लॉ है कंजर्वेशन का लॉ, ये सिर्फ एनर्जी के लिए वर्क नहीं करता है, ये और भी बहुत सारे फिनोमिनास के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो वर्क करता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया एटसेट्रा।
अब एनर्जी का कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ के अंदर बोला गया है कि जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एनर्जी जो है वो एंडिंग में भी रहेगी, ना तो एनर्जी गेन होगी ना एनर्जी लॉस होगी। उल्टा क्या होगा, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, अनदर फॉर्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे भी ऑल नो, सिंपली अगर हम देखें तो एनर्जी दो टाइप्स की होती है बेसिकली, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल से काइनेटिक में बदल जाएगी, काइनेटिक से पोटेंशियल में बदल जाएगी। बट जो एनर्जी है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज कि एनर्जी को आप चेंज नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जस्ट उसे वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यही बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एग्जांपल्स के लिए हम देखें अगर, तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो प्लांट्स कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट टू अ केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। वी प्लांट्स कैन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हाइल द स्ट्रेन्स वॉक एंड डू अदर थिंग्स। मतलब प्लांट्स ने क्या किया, सन से जो एनर्जी आ रही थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वी आर ह्यूमंस, हमने उन प्लांट को खाया और हमारे अंदर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई, बिकॉज हम वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इन सारी चीजों के अंदर वो एनर्जी क्या हो गई, यूज अप हो गई। तो एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं हुई है, एनर्जी पहले रेडिएशन एनर्जी थी जो सन से आई थी, उसके बाद वो रेडिएशन एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी से वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो ये सारी प्रोसेस होती है, एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होती रहती है। तो आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी तक हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट entropy in an isolated system always increase. Any isolated system spontaneously evolves toward a thermal equilibrium, the state of maximum entropy of the system. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, हम सेकंड लॉ के अंदर जो सिस्टम लेते हैं वो हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है और ये रूल फिक्स है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ऑलवेज जो है वो एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगी। एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगी, हमेशा इंक्रीज होती रहेगी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना ही जिसमें मास ट्रांसफर होता है। तो मतलब एनर्जी हमेशा क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, एंट्रोपी हमेशा उसकी क्या रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जा रही है। तो सेकेंड लॉ के अंदर हम किसकी बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एंट्रोपी इंक्रीमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ के अंदर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं और जीरोथ लॉ के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से बॉडीज के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन जो है वो किया जाता है। अगर हम इसमें विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि सेकंड लॉ में किस तरीके से देखा जा सकता है, इफ a room is not tighted clean, it invariably becomes more messy and disorderly with time. When the room is clean, its entropy decrease, but the effort to clean has resulted in increased entropy outside the room, exceeding the entropy loss. क्या होता है, मान लो if a room is messy and not cleaned up completely, then अगर हम उस रूम को क्लीन नहीं करते टाइम के साथ, then it will get more messy and more disordered. But if we clean the room, then क्या होगा, एंट्रोपी तो कम हो जाएगी, इनसाइड द रूम तो एंट्रोपी लेस हो जाएगी, बट आउटसाइड द रूम क्या होगा, एंट्रोपी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। मतलब इनसाइड द रूम तो एंट्रोपी लेस हो गई, कम हो गई, आउटसाइड द रूम को एंट्रोपी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई या फिर ट्रांसफर हो गई आउटसाइड द रूम। तो ये एग्जांपल है रियल लाइफ का कि किस तरीके से जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, जीरोथ लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। इसके अंदर क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम approaches a constant value as the temperature approach absolute zero. We all know about absolute
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगी। सेकंड लॉ के अंदर हमने एंट्रोपी को हमेशा इंक्रीज होते हुए देखा था, बट थर्ड लॉ के अंदर हम एंट्रोपी, वहां पे हमने जो सिस्टम लिया था वो भी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे ना तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा और ना ही जो हम सिस्टम एंट्रोपी लेंगे वो इंक्रीज हो रही होगी। एंट्रोपी होगी किसी भी सिस्टम की वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रही होगी जब भी हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर फिक्स कर देंगे या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को टेम्परेचर जो है वो अप्रोच करेगा। सो वेरी सिंपल, अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अप्रोच करता है तो जो एंट्रोपी है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगी या फिर वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू को गेन कर लेगी। दिस इज व्हाट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। क्या है एग्जांपल देखिए, the molecules within it moves freely and have high entropy. If one decrease the temperature below 100 degrees Celsius, steam goes converted into water, where movement of molecule is restricted, decreasing the entropy of the water. देखो, जब भी हम किसी वाटर पोर्ट को या जब भी हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो जो पानी है लिक्विड फॉर्म से स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो जब भी वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका जो मोलिकुलर मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मोलिकुलर मोशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे वो कन्वर्ट होने लगेगा वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होने लगेगी और उसका जो मोलिकुलर मोशन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था किसका, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो आई होप की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो हमें हमारी रियल लाइफ के अंदर किस तरीके से हेल्प करती है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वी आर सिटिंग इन एयर कंडीशन रूम ट्रैवलिंग इन एनी व्हीकल, देन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एवरीवेयर। कैसे? डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, प्लेन्स, बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब जो काफी टाइप्स के जो व्हीकल्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ये सारे किस पे वर्क करते हैं, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो जो थर्मोडायनामिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो किस तरीके से वर्क करता है। एक बार क्विक समरी ले लेते हैं हमारे पूरे चैप्टर की कि क्या क्या चीजें हमने स्टडी करी। थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा, उसके अंदर सिस्टम्स क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होती है, आसपास का एरिया। सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हमको प्रोसेस करवानी है और उसी के साथ हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े। जीरोथ लॉ के अंदर हमने देखा कि अगर दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में है थर्ड बॉडी के साथ तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करके चलेंगी। फर्स्ट लॉ के अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा। सेकंड लॉ के अंदर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। थर्ड लॉ के अंदर हमने ये देखा कि किसी भी जो सिस्टम है, आइसोलेटेड होना जरूरी नहीं है, एनी सिस्टम के अंदर जो एंट्रोपी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगी इन केस अगर जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अप्रोच करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने आज की क्लास में डिस्कस करी। आई होप कि क्लास जो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या फिर कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल आंसर यू इन द कमेंट्स। उसी के साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो प्रतिज्ञा नाम से बैच चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, जिसको आप जो है वो दे के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।